तो कल हमने सीख लिया था चैप्टर कैसे होता है। लीनियर मोमेंटम। तो फर्स्ट लॉ में क्या बताता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या बताया हमको? डेफिनेशन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन बताया हमें इसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ जो बताता है हमें उसका फॉर्मूला। सेकंड लॉ क्या बताएगा? उसका फॉर्मूला। सेकंड लॉ सीखने से पहले अपन एक और टर्म सीखेंगे, उस टर्म का नाम है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम कैसे डिफाइन होगा? देखो कि मान लो अगर कोई कार है, ये कार किसी v वेलोसिटी से चल रही है, इस कार का अगर मास m है, इस कार का जो मोमेंटम होगा वो होगा p = वेक्टर वाले चैप्टर में मैंने बताया था नाम इसका लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। Why linear momentum is a vector quantity? Because it is the product of a scalar and a vector. m क्योंकि मास स्केलर क्वांटिटी है, v वेलोसिटी, therefore linear momentum है। इसका मतलब क्या हो गया कि mass of object and velocity is known as linear momentum. Linear momentum किसे कहेंगे? Product of mass of object and the velocity of object. ठीक है बेटा? इसका फॉर्मूला हो गया p = mv। m क्या है यहाँ पर? मास। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, e वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब p इज लीनियर मोमेंटम। दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करेक्ट? और मैंने ये भी बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑक्टेट वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द स्केलर एंड द वेक्टर। ऐसा कुछ बोला था मैंने। प्रोडक्ट ऑफ ए स्केलर एंड ए वेक्टर गिव्स ए वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is equal to the multiplication of magnitudes of scalar and vector and direction of r along to the direction of इसने पढ़ा है उससे याद है सबको? ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? बोलो p = m। तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखूंगा मैं? p = m। ये इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है? बोलो डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम किधर? along to the direction of velocity। p का जो डायरेक्शन होगा वो किसके along होगा? वेलोसिटी का। ठीक है, यूनिट देखो बेटा, p = mv है। m किस में होता है? kg में। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो ऐसा यूनिट क्या होंगे इसके? kg × मीटर पर सेकंड। यूनिट ऐसा ही यूनिट है। ठीक है, सीजीएस यूनिट लिखेंगे ग्राम × सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसके सीजीएस यूनिट, इसके डायमेंशन बोलो, डायमेंशन बोलो m1 l1। इसकी इंफॉर्मेशन और कोशिश करो।
रोटेट एक प्रॉब्लम कर ली जाए प्रॉब्लम car of mass 600 kg is moving with velocity moving with velocity 126 kilometer per hour towards its linear momentum. If a monkey of mass 100 kg suddenly jump over the car, the linear momentum, the new linear momentum
पहले कार जा रही थी, ठीक है, इसका वेट का मास था 600 kg और इसकी जो वेलोसिटी थी 126 किलोमीटर पर आवर थी। निश्चित रूप से आपको चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि 126 किलोमीटर पर आवर इज नॉट ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट को कन्वर्ट करेंगे तो 126 into 5/18, ठीक है, 35 हो गया कि 35 मीटर पर सेकंड ईस्ट, ठीक है। तो अभी इसका लीनियर मोमेंटम क्या हो गया कार का लीनियर मोमेंटम हो गया हमारा v is equal to mv, that is 600 into 35, करेक्ट। ये था केजी में, ये था मीटर पर सेकंड में, तो 6 5 या 30, हाँ 210 210 सही कर रहा हूँ ना, 80 मीटर पर सेकंड। ये तो इसका लीनियर मोमेंटम आ गया 21,000 केजी मीटर पर सेकंड। अब क्या हुआ कि इसके ऊपर जब कार चल रही थी उस समय इसके ऊपर एक मंकी आकर के कूद गया, ठीक है। अभी मंकी कूद गया, मंकी इटसेल्फ 100 kg, इतना मोटा थोड़ी रहता है मंकी, रहता है क्या। ये हो गया 600 kg, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, कार जिधर जा रही है मंकी के कूदने से क्या फर्क पड़ता है उसको, और परसेंटेज के तो क्या होगा, ये हो गया 35 मीटर पर सेकंड है। तो अब द न्यू मोमेंटम इज मास 700 into 35, ठीक है। हाँ बोलो, मीटर पर सेकंड, ये हो गया वेक्टर, क्या लगा देंगे, ठीक है। और फटाफट इसको लिया हो गया, कोई खास बात नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, डायरेक्शन दे रखी है, तो हम इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। चलो, अब लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, चेंज रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, rate of change in linear momentum, rate of change in linear momentum is directly proportional to the force applied. इसका मतलब फोर्स पर लीनियर मोमेंटम डिपेंड करता है, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो चेंज ज्यादा होगा, कम लगाएंगे तो कम होगा। Rate of change in linear momentum is equal to directly proportional to the
फोर्स अप्लाइड। और फोर्स अप्लाइड का मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स होता है, ध्यान रखना कि आगे जाकर के इंटरनल फोर्स नहीं आएंगे। इसलिए अभी जो फोर्स है कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है। अंदर पार्टिकल्स के बीच में इंटरनल फोर्स भी काम करता है, वो आगे बताऊंगा, फिर वो सब चौंकना मत कि सर वो तो पहले तो बताया। यहाँ पर मेरे पास जो आया है इसका मतलब ये है कि देखो मान लो, अच्छा जहां पर रेट आ गया इसका मतलब टाइम से डिवाइड करना है। रेट लिखा गया इसका मतलब टाइम से डिवाइड करना है, टाइम इंटरवल से डिवाइड करना है। समझ आ गई बात। और अगर जब डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं किसी चीज को, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में चेंज होता है, पोजीशन के रेस्पेक्ट में, तो फिर उसको बोलते हैं स्लोप या ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं उसको फिर, स्लोप या ग्रेडियंट। आगे सीखूंगा, जिन्होंने काइनेमेटिक्स पढ़ा है वो समझते हैं। Rate of change in linear momentum is directly proportional to the applied force। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो t इनिशियल पर तो लीनियर मोमेंटम था वो t इनिशियल था, इसी टाइम t इनिशियल पर तो लीनियर मोमेंटम था क्या वो t इनिशियल था, इसी टाइम फाइनल पर मान लो t फाइनल था। ठीक है ना बेटा। तो इसका मतलब t फाइनल माइनस t इनिशियल, इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा t इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, t फाइनल माइनस t इनिशियल। ठीक है, और चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होगा बताओ, p फाइनल माइनस p इनिशियल। अब अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम हो गया, या चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब f प्रोपोर्शनल टू p फाइनल माइनस p इनिशियल डिवाइडेड बाय, सॉरी हां सही है, p फाइनल माइनस p इनिशियल, और f is equal to any constant k delta p divided by delta t। वेक्टर तो मैं लगा ही दूंगा बिना सोचे समझे, क्योंकि जब ये लीनियर मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स और वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है भाई, इसका मतलब ये हुआ कि किसी टाइम इंटरवल के रेस्पेक्ट में चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन दिस फोर्स इज एवरेज फोर्स। This force is average force। इंस्टेंटेनियस फोर्स की हम बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा F is equal to K dP by dt। जिन बच्चों ने डिफरेंशिएशन नहीं सीखा है उसको थोड़ा सा समझो कि अगर मान लो y is equal to function of x है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x is given by limit delta x tends to 0 delta y by delta x। अगर हमें ग्रेडियंट चाहिए, स्लोप चाहिए, तो क्या करते हैं, डेल्टा y बाय डेल्टा x की लिमिट ले लेते हैं, डेल्टा t टेंड्स टू 0, तो फिर डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बन जाता है। आगे वो डिटेल में समझाएंगे इसको। तो यहां पर क्योंकि डेल्टा t बाय डेल्टा t है, तो जब डेल्टा आता है तो वो एवरेज होता है। जब डेल्टा लिखते हैं तो क्या बोलेंगे उसको, एवरेज। लेकिन अगर मान लीजिए अपन इंस्टेंटेनियस करना है तो फिर इसको क्या करना है, डेल्टा बाय डेल्टा t की लिमिट 0 कर देंगे, तो फिर dt बाय dt बन जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न होता है, जनरली बुक में लिखा होता है x इज इक्वल टू dp बाई dt। k जो है इस k को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं, ये हमेशा लगता है, याद रखना। इसको क्या बोलेंगे अपन, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पर 1 क्यों होती है, इसका कारण हम दोनों तरफ पर ऐसा यूनिट लिखते हैं। ठीक है, देखो एक सैंपल बताता हूँ थोड़ा सा, ताकि आगे कभी भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाए तो फिर बार बार मत पूछना। इधर क्या है बेटा, एफ है इधर। ठीक है, एफ का मतलब क्या हो गया, फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास किस में होता है, केजी में, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। के ऊपर क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम में भी क्या बताया था मैंने, केजी इनटू मीटर पर सेकंड। नीचे क्या है, टाइम सेकंड। तो देख केजी से केजी, मीटर पर मीटर से मीटर, सेकंड 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 स्क्वायर, केजी को क्या है। तो यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू 1 है। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू।
कई जगह ऐसा भी आएगा कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू कुछ आएगी। कल याद करो मैंने ऐसा बताया था कि f k q1 q2 r स्क्वायर, वहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू मैंने लिखाई थी 9 × 10⁹ अगर आपको याद हो। तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ की वैल्यू जब हम लिखें अगर असाइनमेंट में, तो जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यहां अगर k 1 है तो f क्या बन गया बताओ, dt/, यहाँ तक नोट करो, अपने बहुत सारे चीजें अब क्या डालना ना भी, ये समझ गया ना। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है, दोनों तरफ कैसा यूनिट लिखते हैं, काट दे लिखते हैं, जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी वैल्यू आएगी। नोटेड। अब इसको अपन समझते हैं। ये तो एक थ्योरी होगी, हमें पता है किसी टाइम t1 पर लीनियर मोमेंटम t इनिशियल था, t फाइनल पर t फाइनल था, तो डेल्टा t टाइम में इसमें चेंज कितना हुआ, डेल्टा t। तो डेल्टा t टाइम में डेल्टा t, और 1 टाइम में कितना हुआ, डेल्टा t/डेल्टा t, इसको हम बोलेंगे एवरेज। अब समझ, पहले इसको अपन समझते हैं 9 के हिसाब से, 9 10 के हिसाब से। क्योंकि हमारे पास क्या है, f एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा p/डेल्टा, या इसका मतलब टाइम में चेंज हो रहा है, लेकिन t में अगर कोई चेंज नहीं हो, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू f एवरेज। ठीक है, लेकिन अगर मान लो बेटा t इनिशियल पर, t इनिशियल p है, t फाइनल पर t फाइनल p है, टाइम में तो चेंज हो रहा है लेकिन लीनियर मोमेंटम में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा यहाँ पर कंजर्व। जैसे मान लो 5 रुपए, 1980 में 5 रुपए की वैल्यू कितनी, 5 रुपए की थी। 2021 में 5 रुपीज की वैल्यू कितनी, लेकिन साल तो बहुत सारे निकल गए,
लेकिन 5 रुपीज की वैल्यू में कोई चेंज, इसका मतलब वैल्यू ऑफ द 5 रुपीज इज ऑलवेज डज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, तो अगर मान लो मैं यहां पर डेल्टा टी को 1 करूं 1 सेकेंड, तो फिर एफ एवरेज क्या हो जाएगा डेल्टा टी। इसका मतलब एफ एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। एफ एवरेज क्या होगा चेंज इन मोमेंटम। आगे जाकर के फिर एफ एवरेज इम्पल्स बन जाएगा वो आगे। दूसरा इसको इधर देखो, एफ इज इक्वल टू ए dt बाय dt, चलो वो भी बता देता हूं ये थोड़ा सा ध्यान से देखो। एफ एवरेज पर वापस आ जाओ। एफ एवरेज डेल्टा टी को क्या लिखा था मैंने बोलो माइनस डिवाइडेड बाय माइनस। ठीक है, एक ही ऑब्जेक्टिव पी फाइनल क्या हो जाएगा एम पी फाइनल माइनस एम पी इनिशियल डिवाइडेड बाय पी फाइनल माइनस, क्या एम कॉमन है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाय पी फाइनल माइनस। ठीक है, ऊपर चेंज इन वेलोसिटी क्या है ऊपर और नीचे क्या है टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन, या नीचे टाइम है तो इसको क्या इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या बोलूंगा मैं एक्सेलरेशन। यहां पर डेल्टा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, मतलब रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इसका मतलब एफ इज इक्वल टू क्या है नहीं है बस हमने। तो इसका मतलब ये हुआ क्या हुआ, इसका मतलब कि सेकंड लॉ फोर्स का फॉर्मूला बताता है। फर्स्ट लॉ ने क्या बताया थी डेफिनेशन, सेकंड लॉ ने क्या बताया था फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ठीक, अब इसको थोड़ा सा अपर लेवल पे जाके समझते हैं ध्यान से देखो। F इज इक्वल टू क्या है हमारे पास dp by dt, डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू टाइम, p इज इक्वल टू व्हाट mv। तो F इज इक्वल टू d by dt ऑफ mv, m तो कांस्टेंट है इसको बाहर डाल देंगे तो dv by dt, dv by dt का मतलब क्या होगा रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। क्या मैं इसको F इज इक्वल टू ma लिख सकता हूं, कोई चेंज नहीं है कुछ भी नहीं। ये डिफरेंशिएशन से कर दिया तो 11th में चले गए, डायरेक्ट बिना डिफरेंशिएशन के कर दिया तो 9th में रह गए। ये 9th मेथड हो गया, ये 11th या नेक्स्ट और जी मेथड हो गया। समझ आएगा, तो ये क्या हो गया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एस। अब फोर्स की सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं। पहली बात तो मैं बिना सोचे समझे लिख देता हूं कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसने बताएगा व्हाई फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज़ because it is the product of a scalar and a vector। जब भी एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है वेक्टर क्वांटिटी आती है। f is equal to f is a vector quantity। करेक्ट, चलो यूनिट्स की बात करते हैं, देखो ध्यान से यूनिट्स। पहले सीजीएस यूनिट, सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसका मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। चलो मास का क्या होगा ग्राम, एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स किसमें होता है डाइन में। अगर मास को किसमें ले लूं मैं ग्राम में, एक्सेलरेशन को सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में ले लूं, सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। if mass is taken in gram, acceleration taken in centimeter per second square, then force is 1 time। Here you can define this 1 time too। कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 time is that amount of force when applied on a body
of mass 1 gram produce acceleration of 1 centimeter per second square. 1 वो फोर्स है जो अगर किसी 1 ग्राम की बॉडी पर लगा दें तो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है बेटा, चलो MKS या SI ये दोनों लगभग सेम ही होती है। MKS को मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, SI को सेकंड स्क्वायर को ऊपर, और कोई चेंज नहीं। देखो ध्यान से, अब MKS में फोर्स किस में हो जाएगा, न्यूटन में, यह हो जाएगा मास केजी में, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको कोई डिफाइन कर सकता है कि 1 न्यूटन इज दैट अमाउंट ऑफ फोर्स when applied on a body of mass 1 kg produces the acceleration of 1 meter per second square। देख सकते हैं पक्का। अगर हम चाहें कि इनमें न्यूटन और टाइम का रिलेशन निकालना है, हम देखते हैं रिलेशन कैसे निकालें। लिखूं क्या डेफिनेशन यहाँ पर, न्यूटन की जरूरत है क्या, ऐसे कैसे लिख देंगे, टाइम की जगह न्यूटन आ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा रिलेशन देखो, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी का मतलब क्या हो गया 1000 ग्राम, 1 मीटर का मतलब क्या हो गया 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कितना हो गया ग्राम इनटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर 10 रेज़ टू द पावर 5 टाइम 1 न्यूटन इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 5 टाइम। नोट करो याद रखो। वन न्यूटन की डेफिनेशन अपने आप लिख लेना।
ठीक है, चले आगे। ये हमारे पास इसकी यूनिट्स हो गए, एक तो सीजीएस या एमकेएस और एसआई यूनिट, ठीक है। ये कन्वर्ट करना आ गया सबको, 1 न्यूटन 1 लेग डाइन, ठीक है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन और 1 डाइन इक्वल टू 10 × 10⁻⁵ न्यूटन। अगर डाइन में दे रखा हो तो हमें हमेशा एसआई यूनिट में ही कन्वर्ट करना है। डाइन में फोर्स दे रखा हो लेकिन कन्वर्ट किसमें करना है अपन को, एसआई में, करेक्ट। एक और यूनिट होती है इसकी एफपीएस सिस्टम, आजकल यूज नहीं होती है लेकिन कभी कभी मेडिकल में यूज हो जाती है। आईआईटी में तो बिल्कुल साफ कर दी है एफपीएस, लेकिन मेडिकल में कभी कभार यूज कर रहे हो। तो एफपीएस में सुनो, देखो F इक्वल टू एम है, मास होता है उसमें पाउंड में, ठीक है। एक्सेलरेशन हो जाता है फीट पर सेकंड स्क्वायर में, और ये होता है पाउंड। तो 1 पाउंडर इज इक्वल टू 1 पाउंड इनटू फीट, करेक्ट। 1 pounder is that much amount of force when applied on the body of the 1 pound gets accelerated with the 1 meter per second. इनका रिलेशन आप याद रख लेना। 1 pound ये LBB लिखते हैं इसको शॉर्ट में, 453.6 ग्राम या 0.4536 kg। 1 फीट इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर और 0.3048 मीटर। ये 2 कन्वर्जन से हमारे की आपको याद होने चाहिए, आगे और ज्यादा याद रखने की जरूरत है। इसके अलावा स्मॉलर यूनिट्स, कभी कभी स्मॉल यूनिट्स भी आ जाती है और लार्जर भी आ जाती है। लार्जर और स्मॉलर यूनिट्स ऑफ द फोर्स, जैसे मान लो बोलते हैं कि 1 मिली न्यूटन और -3, ठीक है। मान लो माइक्रो में है 1 माइक्रो न्यूटन 10⁻⁶ न्यूटन, नैनो न्यूटन 10⁻⁹ न्यूटन, पिको न्यूटन 10⁻⁴ न्यूटन। इतना छोटा फोर्स होता है, ठीक है। जनरली मिली में ही आता है, माइक्रो न्यूटन फोर्स भी बोलते हैं, तो कम से कम मिली को। एक लार्जर में देख लो कि 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻+3 न्यूटन और 1 मेगा न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻⁶। ये स्मॉलर और लार्जर यूनिट्स है। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा, किधर का नहीं दिख रहा है? अच्छा, बेटा चलो, ये स्मॉलर और लार्जर यूनिट्स हो सकती है। कुछ और यूनिट्स हैं फोर्स की जो भी जनरली देखी जाती है। वन GF 1 ग्राम फोर्स, नॉट गर्लफ्रेंड, 1 GF 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 981 डाइन। 1 GF 981 डाइन, एक लड़की 981 डाइन के बराबर, बोलना मत। दूसरा 1 kgf 9.81 न्यूटन। ये भी आ जाती है। क्या 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kgf डिवाइडेड बाय 9.81? इसका मतलब अगर अपन को kgf को न्यूटन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 9.81 करते हैं ना, ध्यान रखें। इसी तरह से 1 GWT, इसको बोलते हैं फिर ग्राम वेट। कभी भी डॉट नहीं लगाया जाता है, इसलिए नहीं लगा रहा हूँ। GWT का मतलब है 1 ग्राम वेट, ये भी सेम 981 और 1 kg वेट ये 9.81। ये इतने सारे मैंने यूनिट्स लिखा है, आपको वापस देख लो एक बार। पहला सीजीएस यूनिट था डाइन, डाइन का मतलब
ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा न्यूटन केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द रिलेशन बिटवीन डायन एंड न्यूटन इज 10 पावर 5 डायन, 1 डायन इज इक्वल टू 10 पावर -5 न्यूटन। FPS यूनिट होगा इसका पाउंडर, पाउंडर इज गिवन बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पौंड एंड द फीट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। दूसरा स्मॉलर और लार्जर यूनिट जनरली जो पूछी जाती है वो मैंने लिख दी है। किलो, किलो का मतलब 10 पावर +3 होता है, मेगा का मतलब 10 पावर 6 होता है। मेगा को मिलियन भी बोल देते हैं, याद रखना, ब्रिटिश सिस्टम इसको मिलियन सिस्टम भी बोलते हैं। 1 मिलियन न्यूटन, तो मिलियन का मतलब क्या हो गया ना, 10 लाख 10 पावर 6, वही एक ही बात। ये मिली का मतलब -3, माइक्रो का मतलब -6, नैनो का मतलब -9, पिको का मतलब -12। जब अभी तक देखा है ना एग्जाम में मिली न्यूटन देखा है, माइक्रो कभी कभी मॉडर्न फिजिक्स में दिख जाता है, बाकी नैनो और पिको न्यूटन मैंने अभी तक नहीं देखा है। इतनी छोटा फोर्स होता नहीं है, हालांकि ग्रेविटेशन फोर्स बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर भी हम इसमें जनरली लिखते हैं। नोट कर लो सारे यूनिट्स। नोटेड। एक छोटा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करके देखते हैं, लिखो जरा। When 5 Newton force is applied, when 5 Newton force is applied on a body of mass, on a body of mass 2 kg, 2 kg, it gets accelerated, it gets accelerated with a, small a, with a. If the body's mass is 10 kg, 10 kg, then how much force is required? How much force is required for the same acceleration A? Same acceleration A. Good.
गया। नेक्स्ट कल करेंगे। कल सीखेंगे अपन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हर चैप्टर में आते हैं, लीनियर मोमेंटम, फोर्स, हर चैप्टर में फिजिक्स की सारी ब्रांचेज में लीनियर मोमेंटम और फोर्स नजर आएगा, चाहे वो मॉडर्न फिजिक्स हो, चाहे वो ऑप्टिक्स हो। इवन ऑप्टिक्स में भी लीनियर मोमेंटम और फोर्स आता है, मॉडर्न फिजिक्स में क्या आता है। तो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एब्सेंट नहीं करें।